बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में है वो ये है कि बोर्ड एग्जाम्स में कॉपी कैसे चेक होगी, हमारी जो आंसर शीट होगी वो कैसे चेक होगी बोर्ड एग्जाम्स में। तो आज के वीडियो का मेन मोटिव यही है जिसमें मैं आपके सभी क्वेश्चंस, जो सभी पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं बच्चों के दिमाग में चलते हैं, उन्हें आंसर करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्कड एज एडिशनल हेड एग्जामिनर इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके जो सभी क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं आज आंसर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बच्चों के मन में आमतौर पर कौन से क्वेश्चंस हैं जो चल रहे होते हैं। तो बच्चों के मन में रहता है कि जो टीचर है वो मेरी आंसर शीट को कैसे असेस करेगा, जो मार्किंग है वो पार्शियल होगी क्या, किस तरह की मार्किंग होगी, कि कहीं कोई पार्शियलिटी या वैसे ही टीचर ने नंबर काट लिए हो, कुछ ऐसा सीन वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा बच्चों को रहता है कि चेकिंग हार्ड होगी या इजी होगी, या फिर पेपर प्रेजेंटेशन, मतलब जो हम हमारे आंसर्स लिखते हैं, जो क्वेश्चन पेपर जो हमें मिलता है उसे देखकर जो हम अपने आंसर्स लिखेंगे उसका प्रेजेंटेशन किस हद तक मैटर करता है। ये सभी बातें जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं, आज इस वीडियो में आपको आपके सभी सवालों के जो जवाब है वो विद प्रूफ मिलने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अपने सभी क्वेरीज के आंसर्स के लिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे टीचर्स रहते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है मार्किंग स्कीम। अगर हम लोग सीबीएसई की साइट पर भी जाते हैं, आपको पता है सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आते हैं, तभी भी आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ एक मार्किंग स्कीम जो है वो गिवन रहती है। सभी ने देखा हुआ इस चीज को। अब देखो, अब इसमें रहता क्या है, जिस तरह का जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर स्कीम जो है वो गिवन रहता है। हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर आंसर स्कीम जो है वो एक मार्किंग स्कीम जो है वो रहता है। इसी तरह से जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तभी भी सीबीएसई टीचर्स के चेकिंग या इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए एक मार्किंग स्कीम जो है वो भेजता है, जिसमें कि सभी पॉसिबल आंसर्स जो है वो रिटन रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो टीचर्स जब भी चेकिंग करेंगे तो जो चेकिंग है, चाहे किसी भी सेंटर में चेकिंग हो रही है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग हो रही है, जब सीबीएसई के अंडर चेकिंग होती है तो सभी टीचर्स के पास जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग ही चेक होती है और एक बड़ा ही स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है और उन्हीं चीजों को सब साइड पे देखा जाता है। इसमें ये क्या रहता है, देखो, अब जो हमारे एग्जाम्स हैं जहां पे हमें लगता है कि किस तरह की चेकिंग होगी, कि पार्शियल है या क्या हो रहा है क्या नहीं, तो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो हमें बताती है स्टेप वाइज मार्किंग के बारे में। मतलब जो आपकी चेकिंग होगी ना, जो आपके आंसर्स है उसमें आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ये सिर्फ साइंस का बात नहीं है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए सेम चीज है। जैसी मार्किंग स्कीम जो है 10th क्लास में आएगी, ऐसी ही मार्किंग स्कीम्स 12th क्लास के लिए भी आती हैं और सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और दोनों ही क्लासेस में जो मार्किंग है वो स्टेप वाइज होगी, आपको आपके स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स ले रखी हैं। अब जैसे आप ये देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड करा हुआ है कि अगर आप एक फर्स्ट आंसर लिख रहे हो, जैसे इसका आंसर परमानेंट मैग्नेट है, तो इसके लिए आपको हाफ मार्क मिलेगा। डायग्राम बनाने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और ये जो डायग्राम की आप स्पेसिफिक यहाँ पे लेबलिंग करोगे उसका आपको हाफ मार्क्स जो है वो फिर दोबारा से फिर मिलेगा। मतलब जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको डिवाइड कर दिया हाफ मार्क किसके लिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, देन इसके बाद डायग्राम बनाने के लिए 1 नंबर फिर, और डायग्राम की लेबलिंग के लिए हाफ मार्क फिर से। तो मतलब हर एक जो क्वेश्चन है वो डिवाइडेड है, उसके हर एक स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे। इसी तरह से ये आप देख सकते हो
ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको भी अलग अलग मार्क्स में डिवाइड कर रखा है, सेम ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसके अलावा ये चीज देखो जो आपके टीचर्स आपको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस को लेकर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर बच्चा डायग्राम बनाकर भी आंसर कर रहा है तो मार्क्स दीजिए। जैसे क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपको पता है ना, एनोड पे हमें क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिलता है, एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती है, कैथोड पे हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आंसर की के अकॉर्डिंग अगर बच्चा लिखकर आंसर दे रहा है तभी भी उसको मार्क्स दो, अगर बच्चा डायग्राम बना के चीज को एक्सप्लेन कर रहा है तभी भी उसे मार्क्स दो। तो मतलब आप जब डायग्राम्स बनाते हो वो भी कहीं ना कहीं काउंट होती है, कहीं ना कहीं नहीं, डेफिनेटली काउंट होती है। इसीलिए हमारे टीचर्स, अब आपको पता है ना, आपके टीचर्स आपको बोलते हैं, हम भी बोलते हैं बच्चों को कि अगर बेटा तुझे अच्छे से लिखना नहीं आ रहा है आप डायग्राम बना दो, डायग्राम बड़ी नीट एंड क्लीन बनाओ, अच्छे से लेबलिंग करो, देन यू विल गेट मार्क्स। और वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। इसके अलावा और चीज देखो, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे रे डायग्राम वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं तो इस तरह से स्पेसिफिकली मेंशन भी है नोट में लिखकर, डिडक्ट हाफ मार्क इफ डायरेक्शन ऑफ रेज आर नॉट शोन। तो यहाँ पे बताया रहता है टीचर को मार्किंग स्कीम में कि आपने कहाँ पे मार्क्स काटने हैं, कहाँ पे मार्क अवॉर्ड करने हैं और किस तरह से आप मार्क्स को डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग है। टीचर्स अपनी मर्जी से कभी भी मार्क्स नहीं कट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह का आंसर लिख रहा है, मतलब उसने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को आंसर किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे पार्शियल जैसी कोई चीज नहीं है, जो भी हो रहा है वो स्टेप्स में हो रहा है। गॉट द पॉइंट। अब नेक्स्ट एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है मेरे सभी बच्चों के लिए, दैट यू नीड टू आंसर ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के हर एक पार्ट को आंसर करना ही है। कई बार आप लोगों को लगता है कि आपने बहुत बड़ा आंसर लिखा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मैंने तो 3 पेज भर दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक ही नंबर क्यों मिल रहा है। या मुझे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मैंने तो उसमें सब कुछ ही लिख दिया, जितना मुझे पता था मैंने सब लिख दिया है, लेकिन फिर भी मेरे नंबर क्यों कम आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि शायद से आप वो लिख ही नहीं रहे हो जो आपसे पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं, आपको उन सभी पार्ट्स को आंसर करना है। अगर क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है तो आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने तो इसका आंसर पहले लिख ही दिया था, अब क्या लिखना। अगर क्वेश्चन 2 बार आ गया तो आपने आंसर भी 2 ही बार लिखना है, तभी आप बार बार नंबर गेन करोगे ना। सो इट हैपेंस, बच्चे सोचते हैं अगर सिमिलर सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए ना तो उनको लगता है कि ये चीज तो मैंने पहले भी लिखी हुई है, अब इसका क्या लिखना। ये चीज नहीं सोचनी है। अगर आपके क्वेश्चन के 5 पार्ट है तो आपके आंसर भी उतने ही पार्ट्स में होने चाहिए। अब एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिया हो, ये बोर्ड के ही एग्जाम से मैंने लिया हुआ है, जो क्वेश्चन आया है और जो आंसर की के अकॉर्डिंग है। सो ये है हमारे क्वेश्चन पेपर में जो आया था, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताना है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, तो 31 क्वेश्चन का ए पार्ट इस तरह से, तो 31 के ए का आंसर आएगा। यहाँ पे इस तरह से ए लिखा है, तो ए जब आपने पूरा कर दिया कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, मायोपिया क्या है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से आपको 1 नंबर जो है वो इस ए पार्ट को आंसर करने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आ गया बी पार्ट, और बी के फर्दर 3 पार्ट है। तो जब भी आप आंसर करोगे आप बी लिख के पहले पार्ट का आंसर, दूसरे का और तीसरे का, तीनों पार्ट्स के आंसर करोगे। लाइक जैसे यहाँ पे डायग्राम है, द डायग्राम बिलो शोज अ स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर। अब आपने सोचना नहीं है कि मैंने ऊपर कुछ बताया या नहीं बताया, उन्होंने आपको पूछा है कौन सा डिफेक्ट है तो आंसर दो।
तो यहाँ पे शो हो रहा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दोबारा से इस फर्स्ट पार्ट को लिखने के लिए आपको हाफ मार्क मिलेगा। स्टेट वन कॉज ऑफ द डिफेक्ट, अब ये क्यों हुआ डिफेक्ट, फिर से आधा नंबर आपको ये डिफेक्ट लिखने का मिलेगा। तो वहां पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए दैट 31st आपने शो कर लिया, अब ये बी पार्ट का फर्स्ट आंसर, बी पार्ट का सेकेंड आंसर, इस तरह से आपने भी मेंशन करना है। Then third, explain with reason if a concave lens can be used to correct the defect, कि क्यों कि आपको एक्सप्लेन करना है कि कॉन्केव लेंस को यूज किया जा सकता है डिफेक्ट को करने के लिए, ठीक या नहीं, तो वो आप बताएंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो रीजन दें, नहीं कर सकता विद रीजन बताना है, एक्सप्लेन विद रीजन if a concave lens can be used to correct, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो नो नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा वो भी आपको बताना है, तब जाके आपको यहाँ पे 1 मार्क जो है वो कंप्लीट मिलेगा। सो दिस इज द थिंग कि जितना क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं आपके आंसर के भी उतने पार्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब एग्जाम्स में एक ऐसे क्वेश्चन आया रहता है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। अब देखो ये तो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं जो आंखों से अच्छे तरीके से नहीं देख सकते हैं, अब वो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, डिफिकल्ट है उनके लिए। तो इसलिए उनके लिए एक नॉर्मल अदर क्वेश्चन है, दिस इज ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर दूं, ये मेरे लिए शायद से मेरे लिए चॉइस है। ये सिर्फ और सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका विजन अच्छा है। जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो इसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, गॉड फॉरबिड, ये सिर्फ और सिर्फ इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है ये पहले वाला है पिक्चर बेस्ड, यहाँ पे क्लैरिटी रखनी है। देन कम्स कि जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये टॉपर की शीट मैंने आपके लिए लगा रखी है, यहाँ पे देखो क्या क्या पॉइंट्स इस बच्चे ने देखे हैं। सबसे पहले बच्चे ने मेंशन किया सेक्शन, कि मैं सेक्शन ई करने जा रहा हूं। इसी तरह से एग्जाम में हमें हमारा सेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है कि हम किस सेक्शन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप उस बच्चे ने मेंशन किया सेक्शन, और मेंशन करने के बाद देखो यहाँ पे एक लाइन बिल्कुल जो है वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर से शीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बच्चा कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहा है। उसके बाद बच्चे ने अपना आंसर नंबर डाला कि मैं 37th क्वेश्चन का ए पार्ट कर रहा हूँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिर उस बच्चे ने किया बी पार्ट। अब बी पार्ट भी जिस तरह से सब क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने अपना आंसर लगाया, बी पार्ट आया। फिर सी पार्ट का फर्दर सब पार्ट 1, फिर उसने उसको अटेम्प्ट करा, ठीक है। और फिर जब उसका बच्चे का आंसर खत्म हो गया, उसने फिर से एक लाइन को जो है छोड़ा हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है। देन उसके बाद उसने स्टार्ट किया है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब पेपर प्रेजेंटेशन इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, और वो इस तरह से कि आपका बिल्कुल क्लैरिटी आना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, उस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे हो, दैट शुड बी वेरी क्लियरली विजिबल टू द एग्जामिनर। एग्जामिनर को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप कई बार बहुत ज्यादा इसे मिक्स करके लिख देते हो, समझ ही नहीं आता एक आंसर कहाँ से खत्म हो गया, दूसरा आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है, या एक ही आंसर के सब पार्ट्स आपने कैसे आंसर करे हैं। अगर एग्जामिनर को वो समझ में नहीं आ रहा है, आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल नहीं है, डेफिनेटली आप मार्क्स कटवाओगे फिर, अगर उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन आपका अगर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है और क्लियरली पता चल रहा है आप कहाँ पे कौन सा पार्ट कर रहे हो, एग्जामिनर इज इजी गोइंग विद योर पेपर, कि हाँ उसको समझ में आ रहा है, बड़ा इजीली वो आपका पेपर चेक कर रहा है ना। तो जैसे कहीं कोई छोटी मोटी सी गलती होती है ना, आधे नंबर की कोई ऐसी, वो कहीं ना कहीं पे इग्नोर की जा सकती है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फिर। लेकिन अगर आपने वही पेपर में पूरा गंद मचाया हुआ है,
ऑल्दो आपने सभी आंसर्स लिखे हैं, लेकिन एग्जामिनर ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि आपने जो आंसर है कहाँ पे लिखा है, तो फिर वहां पे तो चांसेस है ना कि आप अपने मार्क्स कटवाओगे। तो आपने अपनी आंसर शीट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी आंसर शीट की और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, जैसे यहाँ पे बच्चे ने न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है, हम लोग न्यूमेरिकल में पहले ही घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। देखो, एक उसने पूरा शीट लिया, साइड पे जो मार्जिन लगा हुआ है उसको इसने यूज कर लिया रफ वर्क के लिए। अगर तो आप अपना रफ वर्क जो है, जो अपनी कैलकुलेशंस है, वो साफ सुथरे वे में कर सकते हो तो साइड पे कर लो। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, आप नहीं उसको साफ सुथरे वे में कर पा रहे हो, देन प्लीज बेटा उसको आप लोग लास्ट शीट पे कर लो, ठीक है। बट आई वुड डेफिनेटली सुजेस्ट अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा अच्छा रखो। पेन की बजाय आप पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन ये जो मार्जिन है, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस आप इस मार्जिन में करिए। गॉट इट। अब देखो, बच्चे ने बड़े ही क्लियरली यहाँ पे अपना डायग्राम ड्रॉ करा है। ड्रॉ करने के बाद प्रॉपर जो करंट का डायरेक्शन है उसने मेंशन किया है। देन लुक फॉर हियर, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। अब उसको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने पार्ट्स है उसने क्लियरली मेंशन करे हुए हैं, फॉर्मूला लगाया हुआ है, फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यूज को फिल करा है। तो आपने भी फॉर्मूला डेफिनेटली जो है वो एग्जाम में लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले लिखने के अलग से नंबर रहते हैं। फॉर्मूला लिखोगे हाफ मार्क मिलेगा, वैल्यू फिल करोगे हाफ मार्क मिलेगा। इस तरह से जो है हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनमें भी स्टेप मार्किंग होती है। और जो आंसर्स है, जो फाइनल आंसर है, देखो बच्चे ने उसको बड़ा एनक्लोज किया हुआ है अच्छे से बॉक्स में, क्योंकि वो श्योर है अपनी चीज को लेकर और वो बता रहा है यहाँ पे मैंने आंसर निकाल दिया है। और आंसर निकालने के बाद यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, जैसे करंट के लिए एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज के लिए वी, उसका वोल्ट्स लिखना, यहाँ पे यूनिट्स भी बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते हो तभी भी हाफ मार्क डिडक्ट होता है, एंड दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द मार्किंग स्कीम कि आधा नंबर डिडक्ट कर लीजिए अगर बच्चे ने यूनिट्स नहीं लिखे हैं। सो दिस इज हाउ पेपर प्रेजेंटेशन वर्क्स। आपको कोई बहुत ज्यादा फैंसी चीजें नहीं करनी है, फैंसी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना एक ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है यूज कर रहे हो, बट स्टिल पेपर बड़ा अच्छा लगेगा। पेंसिल का इस्तेमाल कहीं कहीं कर सकते हो, पर ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप पेन का इस्तेमाल करें। फैंसी कुछ नहीं करना है, बस पता लगना चाहिए कि आपने हर एक क्वेश्चन को आंसर करा है। इसके अलावा देखिए, अब देखो ये एक मैंने शीट इसलिए लगाई हुई है, देखो यहाँ पे जो मैंने आपको पिछली जो मैंने आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बताया, बच्चा बिल्कुल वैसे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर मेंशन किया, 23rd का ए पार्ट। अब ए पार्ट में उसने फर्दर पॉइंट्स बनाने हैं तो उसको 1 और 2 से उसने लिखा। फिर 24 पे जाने से पहले उसने एक लाइन को लीव करा। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये आंसर फिनिश है, नाउ द स्टूडेंट इज मूविंग ऑन टू द अदर आंसर। तो आपने भी यही चीजें जो है अपने एग्जाम्स में करनी है। गॉट इट। तो बस इन्हीं सभी चीजों का आपने ख्याल रखना है कि आपका पेपर साफ सुथरा होना चाहिए, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करें और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इवन सीबीएसई सेज कि जो एग्जामिनर्स हैं उनको हेजिटेट नहीं करना है, अगर बच्चा सब कुछ सही लिख रहा है तो आप फुल मार्क्स अवॉर्ड कर सकते हैं। यस, यू कैन स्कोर अ परफेक्ट 100, आप 100 एंड 100 ऑन 100 गेन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी, दिमाग लगेगा और एक मन में जो है वो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज करनी ही है। और ऐसा कोई मिथ मत रखना अपने माइंड में कि फुल मार्क्स नहीं आ सकते, फुल मार्क्स आते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रिक्स लगती हैं, ठीक है। अभी आपको क्लियर है ना कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, कैसे आपने अपने पेपर को प्रेजेंट करना है और पेपर प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। सो अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, अपने सभी आंसर्स को परफेक्टली लिखिए, जितने क्वेश्चंस हैं उतने आंसर्स लिखिए और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में।